हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। यहाँ डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो डेली दोपहर 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की जिन क्वेश्चन की चांसेस होती हैं उन्हें प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और दोस्तों, हमारा नया जीरो बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो इसे परचेस कर सकते हैं, जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऑप्शन ए 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी 15 दिनों तक, ऑप्शन डी 16 दिनों तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 14 दिनों तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन है। पहला कथन, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें साल पर व्यपगत यानी कि लैप्स हो जाता है। दूसरा कथन, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल दूसरा कथन ही सही है। और पहला कथन जो दिया है इसमें लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें साल पर लैप्स हो जाता है, तो लैप्स नहीं होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऑप्शन डी राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा से, ऑप्शन बी मिजोरम से, ऑप्शन सी नागालैंड से, ऑप्शन डी सिक्किम से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि त्रिपुरा से। और मिजोरम से एक, नागालैंड से एक और सिक्किम से एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा के। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे ऑप्शन ए केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन डी केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछता है, हमेशा इनडायरेक्टली ही पूछता है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उसे पता होना जरूरी होता है कि उसमें क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 1 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, ऑप्शन डी 4 वर्ष का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ऑप्शन बी यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक तथ्य है, तीसरा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, ऑप्शन डी सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है, ऑप्शन बी ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि
जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन सी है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और ऑप्शन डी है उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण रासोन्मुख दशा में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन है भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। निम्न उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि न तो एक और न ही दो, यानी कि दोनों कथन जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ऑप्शन ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद किसके या किन के द्वारा मंत्रि परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 कथन है। पहला स्थगन प्रस्ताव, दूसरा प्रश्नकाल, तीसरा अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक, इन तीनों के द्वारा ही मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा कथन है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो दोस्तों इसमें जो पहला कथन दिया हुआ है गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है। यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान देना है, इसमें दिया है निर्वाचित नहीं है। तो दोस्तों विधेयक 2 तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो संसद के सदन के किसी मंत्री द्वारा पारित किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो गैर सरकारी विधेयक होता है संसद के किसी सदन के अन्य सदस्य द्वारा जब पारित किया जाता है तो उसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये जो पहला कथन दिया है कि इसमें निर्वाचित नहीं है, ऐसा नहीं है, संसद के सदन द्वारा ही पारित किया जाता है, तो ये गलत है पहला। और जिसमें दूसरा कथन दिया है कि हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, ऑप्शन सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए 59,
ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन बी 84। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, ऑप्शन डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा है, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? 4 कथन है। पहला है, ए है सूचना की पारदर्शिता, बी सूचना का प्रकटन, सी संसूचित नागरिकता, डी लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है ए बी सी, ऑप्शन डी है ए बी सी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये जो चारों कथन दिए हैं, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये तीनों ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी, हम यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, सॉरी गलती, मैं ए बोल रही हूँ। इसमें पहला कथन है प्राक्कलन समिति, दूसरा हम इसको 1-2 मान के चलेंगे। ठीक है। इसमें पहला प्राक्कलन है, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा लोक उपक्रम समिति और चौथा है संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों केवल ए, सी और डी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, और ऑप्शन बी दिया है मतलब ए और डी यानी कि पहला और चौथा, ऑप्शन सी दिया है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी दिया है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही भारतीय संसद की वित्तीय समितियां के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन ए 1 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन बी 2 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी 3 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3 माह से अधिक तक नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है,
उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन ए सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ऑप्शन सी नियत समिति, ऑप्शन डी दिया हुआ है कार्य सलाहकार यानी कि बिजनेस एडवाइजरी समिति। तो हमें बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ओके, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, ऑप्शन बी संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, ऑप्शन सी संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, ऑप्शन डी विधेयक व्यपगत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा कथन है उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन जो दिया है गलत है, क्योंकि इसमें जो बताया कि लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है, दोस्तों भली भांति परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सामान्य विधेयक के संबंध में ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। हम इसी सेशन में हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपीलैट्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? पहला कथन है एमपीलैट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति या जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा, एमपीलैट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृति की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं की जा सकता। चौथा है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो दोस्तों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 3 और 4, ऑप्शन सी दिया है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी दिया है 1, 2 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 4। यानी कि पहला कथन जो दिया है और दूसरा कथन जो दिया है और चौथा कथन, ये तीनों कथन सही है, बाकी ऑप्शन जो तीसरा कथन दिया है वो गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बेहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। ऑप्शन ए चिरकालीन संसदीय परंपरा के कारण, ऑप्शन बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 के कारण, ऑप्शन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, ऑप्शन डी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है?
ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ऑप्शन बी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। ऑप्शन सी राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। ऑप्शन डी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। एक मिनट दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन बताया है भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ऑप्शन बी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। ऑप्शन सी राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। और ऑप्शन डी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। हमने गलती से ऑप्शन बी बता दिया था, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, यानी कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन सी सरकार को हटाने के विषय में। ऑप्शन डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान है। दोस्तों हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी करंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पे, तो आरजी सर की क्लास शाम 5 से 6 बजे डेली हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर चलता है। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो सर की क्लास डेली ज्वाइन करिए, प्रॉपर क्लास करिए, आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप रटना भूल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, प्रॉपर हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर लाइक नहीं किए तो इसे लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।